सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महिलाओं के सम्मान का प्रतीक और ये साबित करने वाली कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं होती, रानी लक्ष्मीबाई महिला सशक्तिकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वो एक आदर्श हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं, और उनके लिए भी एक आदर्श हैं जो महिलाएं सोचती हैं कि वो महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वो अपनी वीरता के किस्सों को लेकर किंवदंती बन चुकी हैं। सन 1828 में वाराणसी जिले के भदानी में मोरोपंत तांबे के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। नाम बड़ा था इसलिए घर वालों ने उसे मन्नू कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जिसे बाद में दुनिया ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। मनु अभी बोलना भी नहीं सीख पाई थी, पर उनके चुलबुलेपन ने उन्हें सबका दुलारा बना दिया। कहते हैं कि मन्नू के पिता संतान के रूप में पहले लड़का चाहते थे ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन जब मन्नू का जन्म हुआ तो उन्होंने तय कर लिया था कि वो उसे ही एक बेटे की तरह तैयार करेंगे। मनु ने भी अपने पिता को निराश नहीं किया और उनके सिखाए हर कौशल को जल्द से जल्द सीखती गई। शायद मन्नू के पिता ने बचपन में ही मन्नू के हुनर को पहचान लिया था, तभी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मन्नू को युद्ध कौशल भी सिखाए। धीरे धीरे मन्नू घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में पारंगत होती गई। देखते ही देखते मन्नू एक योद्धा की तरह कुशल हो गई। इसके लिए वो लड़कों के सामने मैदान में उतरने से भी नहीं कतराई। उनको देखकर सब उनके पिता से कहते थे कि तुम्हारी बिटिया बहुत ही खास है और ये आम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थीं तब उनकी मां का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मोरोपंत मणिकर्णिका को लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां वो छबीली कहकर पुकारी जाती थीं। तब उनकी उम्र 12 साल की थी। तभी उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। इसके बाद मनु उर्फ मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। मनु के बचपन में नाना साहिब उनके दोस्त हुआ करते थे। वैसे तो दोनों में उम्र का काफी बड़ा फासला था। नाना साहिब मन्नू से लगभग 10 साल बड़े थे, लेकिन उनके दोस्ती के बीच कभी उम्र का ये अंतर नहीं आया। नाना साहिब और मन्नू के साथ एक शख्स और था जो अक्सर इन दोनों के साथ रहता था, और उस शख्स का नाम था तात्या टोपे। बचपन से ये तीनों एक साथ खेलते और युद्ध के प्रतियोगिताओं में भी एक साथ ही भाग लेते रहते थे। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने जब पहली आजादी की जंग लड़ी थी तब भी इन दोनों ने उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। एक बार मनु ने देखा कि उनके दोस्त नाना एक हाथी पर घूम रहे थे। हाथी को देखकर उनके अंदर भी हाथी की सवारी की जिज्ञासा जगी। उन्होंने नाना को टोकते हुए कहा कि वो हाथी की सवारी करना चाहती हैं। इस पर नाना ने उन्हें सीधे इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मन्नू हाथी के सैर करने के योग्य नहीं है। ये बात मन्नू के दिल को छू गई और उन्होंने नाना से कहा कि एक दिन उनके पास भी उनके खुद के हाथी होंगे। आगे चलकर जब वो झांसी की रानी बनी तो ये बात साबित हुई। इधर सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया।
वे विधुर थे। सन 1850 में मन्नू से उनका विवाह हुआ। मन्नू महज 13 से 14 साल की रही होंगी जब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दी गई। सन 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर प्रभावित हुई, लेकिन 4 माह पश्चात उस बालक का निधन हो गया। सारी झांसी शोक की लहर में डूब गई। राजा गंगाधर राव को इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वे फिर स्वस्थ न हो सके और 21 नवंबर 1853 को चल बसे। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया। 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से ये वाक्य प्रस्फुटित हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी व नगर के राजमहल में निवास करने लगी। यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। अंग्रेजों की राज्यलिप्सा की नीति से उत्तर भारत के नवाब और राजे महाराजे असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की आग धधक उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको स्वर्णावसर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजीमुल्लाह शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला धधक गई। समस्त देश में सुसंगठित और सुदृढ़ रूप से क्रांति को क्रियान्वित करने की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई, लेकिन इससे पूर्व ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई और 7 मई 1857 को मेरठ में तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विप्लव हो गए। कानपुर तो 28 जून 1857 को पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर ह्यूरोज ने अपनी सेना को सुसंगठित कर विद्रोह दबाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सागर, गढ़कोटा, शाहगढ़, मदनपुर, मडखेरा, वानपुर, तालबेहट पर अधिकार किया और भयंकर अत्याचार किए। फिर झांसी की ओर से अपना कदम बढ़ाया गया और अपना मोर्चा कैमासन पहाड़ी के मैदान में पूर्व और दक्षिण के मध्य लगा दिया। रानी लक्ष्मीबाई पहले से ही सतर्क थीं और वानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी इस युद्ध की सूचना तथा उनके आगमन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। कुशल तोपची गुलाम गौस खान ने झांसी की रानी के आदेशानुसार तोपों के लक्ष्य साधकर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार में ही अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरता पूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेली ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हों अंग्रेजों से युद्ध करती रहीं। बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया। वहां जाकर वे शांत नहीं बैठी। मार्च 1858 में सर ह्यूरोज को झांसी की रानी को जिंदा गिरफ्तार करने के आदेश से झांसी भेजा गया। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को बचाने के लिए अकेले जंग का ऐलान कर दिया। लगातार 3 दिनों तक गोलीबारी होने के बावजूद अंग्रेजी सेना किले तक नहीं पहुंच पाई, जिसके परिणाम स्वरूप ह्यूरोज ने पीछे से वार करने का निर्णय लिया। विश्वासघात का सहारा लेकर ह्यूरोज और उसकी सेना 3 अप्रैल को किले में दाखिल हो गई। अपने 12 वर्ष के बेटे को पीठ पर बांधकर लक्ष्मीबाई किले से बाहर निकल गईं। लगातार 24 घंटे का सफर और 102 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची।
कालपी के पेशवा ने स्थिति का आकलन कर लक्ष्मीबाई की सहायता करने का निर्णय लिया। पेशवा ने रानी को जरूरत के अनुसार अपनी सेना और हथियार देने का फैसला किया। 22 मई को हीरोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का सामना झांसी की रानी ने पूरी दृढ़ता से किया। यहाँ तक कि ब्रिटिश सेना भी उनके इस आक्रमण से घबरा गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 24 मई को हीरोज ने कालपी पर अधिकार कर लिया। राव साहेब, पेशवा, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जाने का फैसला किया, लेकिन ग्वालियर के राजा अंग्रेजों के साथ थे। लक्ष्मीबाई ने युद्ध कर राजा को हरा दिया और किला पेशवा को सौंप दिया। 17 जून को हीरोज ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, लेकिन झांसी की रानी ने आत्मसमर्पण का रास्ता न चुनकर सेना का सामना करने का निश्चय किया। झांसी की रानी अपने घोड़े पर नहीं बल्कि किसी और घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ रही थीं। वो पुरुषों के कपड़े में थी, इसलिए घायल होने के बाद उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। लक्ष्मीबाई के विश्वसनीय सहायक उन्हें लेकर पास के एक वैद्य के पास ले गए और उन्हें गंगा जल पिलाया गया। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम इच्छा थी कि उनके शव को कोई भी अंग्रेज हाथ न लगाए। 23 वर्ष की छोटी सी आयु में ही लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुछ समय पश्चात उनके पिता मोरपंथ तांबे को भी अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को वहां से निकालकर कहीं और ले जाया गया। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और साहसी महिला थीं। भले ही उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके निर्णय हमेशा परिपक्व हुआ करते थे। अंतिम श्वास तक वो अंग्रेजों से लोहा लेती रहीं। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण पेश किया था। हीरोज जो उनके शत्रु से कम नहीं था, उसने स्वयं ये स्वीकार किया था कि उसने जितने भी विरोधियों का सामना किया, उनमें सबसे अधिक खतरा उन्हें लक्ष्मीबाई से ही था। वो सबसे अधिक साहसी और दृढ़ निश्चयी थी। हमारा देश सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और इसे स्वतंत्र कराने के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिसके कारण हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। यदि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो इसका श्रेय उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। भारत को आज़ादी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए इसमें सभी वर्गों के लोगों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए काम किया। ये लोगों की विभिन्न पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान था, जिसके फलस्वरूप आज़ादी प्राप्त हुई और राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। शक्तिपीठ डिजिटल के स्वतंत्रता सेनानी स्पेशल सीरीज से आप जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार से देश के आज़ादी के नायकों की कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।